नमस्कार, बहुत स्वागत है खास पेशकश में आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस ने जिंदगी को देखने और जीने का तरीका बदल दिया है। शहर ही नहीं, गांव की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। बात आपदा को अवसर में बदलने की हो रही है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो खुद तो आत्मनिर्भर बने ही, साथ ही उन्होंने कईयों की जिंदगियों को संवार दिया है। ये वो लोग हैं जो मुश्किलों से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाने, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी एक पहल है, आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी। मशहूर शिक्षाविद होने के साथ ही इनकी पहचान आईसेक्ट ग्रुप के डायरेक्टर के तौर पर है। इस ग्रुप को उनके पिता ने स्थापित किया। सिद्धार्थ चतुर्वेदी चाहते तो पढ़ाई के बाद अपने पिता का कारोबार संभाल सकते थे, लेकिन इन्होंने पहले दूसरे ग्रुप्स के साथ काम कर अनुभव हासिल किया और फिर अपने पिता की कंपनी का काम संभाला। आईसेक्ट ग्रुप ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, ट्रेनिंग और ई गवर्नेंस को लेकर काम करता है। आइए उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्होंने बुलंदियों का सफर तय किया है और कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था के साथ साथ गांव के विकास को पटरी पर लाने के लिए उनका विजन क्या है। सीधे रुख करेंगे, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, सिद्धार्थ जी। नमस्कार मृदुल जी, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सिद्धार्थ जी, आपने देखा है अभी इस वक्त मुश्किल तो है ही, लेकिन मुश्किलों से निकलना आप बेहतर जानते हैं। अभी की स्थिति को देखते हुए आप चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो, वो डटे हुए हैं। अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना एक चुनौती है। आप कैसे देखते हैं इन सबको? जी मृदुल, मुझे ये लगता है कि इस पूरे क्राइसिस को मैं जैसे विजुलाइज कर पाता हूं, ये एक रीसेट बटन है। ये ऐसा विजुलाइज करके देखें कि किसी ने ऊपर से एक रीसेट बटन दबाया है और इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हम अभी तक काम कर रहे थे, जिस तरीके से हम शायद इंडस्ट्री को चलाते थे और तमाम ऐसे जो हमारे लाइफस्टाइल और इंडस्ट्री में काम करने के पैटर्न थे, उनको बदलने का ये एक रिमाइंडर हमें इस वायरस और इस क्राइसिस के माध्यम से मिला है। तो अगर हम इसे इस अपॉर्चुनिटी और इस नजरिए से देखते हैं तो कुछ बातें बहुत साफ हो जाती हैं। पहली तो इस क्राइसिस से निकलते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो कि हम अपने अपने लाइफ में और अपने अपने वर्क प्लेस में और अपने आसपास समाज में भी उसको लागू कर सकते हैं। आपने जैसा बताया कि इस समय फ्रंट लाइन के जितने वर्कर्स हैं वो सभी डटे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि हर एक नागरिक और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस समय ये जो हमें एक बोनस टाइम मिला है, इस टाइम को मैं बोनस टाइम के रूप में देख रहा हूं। जो लोग अभी घर पे लॉकडाउन है, इसका यूटिलाइजेशन हमें इस बात के लिए करना चाहिए कि जब हम लौटेंगे, जब हमारी कंट्री लौटेगी, जब हमारा समाज वापस इस क्राइसिस से लौटेगा, और निश्चित ही एक ना एक दिन सूनर और लेटर हम इस क्राइसिस से लड़के वापस लौटेंगे, तब हमारे सामने स्वरूप क्या होगा और उस स्वरूप के लिए हम तैयार हैं कि नहीं, उस पूरी चीज की तैयारी इस बोनस टाइम में हमें करके रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये क्राइसिस हमें सबके लिए बहुत ही एक संकट भरी स्थिति है, और अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हैं और जिनका की एक रोल बहुत ही इस समय कटआउट है, बहुत ही क्लियर है, तो आपको इस पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन अपने आप को री इमेजिन करने में, री इन्वेंट करने में और वापस अपने आप को सुदृढ़ करने में लगाना चाहिए, जिससे कि जब आप वापस लौटेंगे सब कुछ बदला होगा। एक न्यू नॉर्मल बात हम कर रहे हैं, तो उस न्यू नॉर्मल की तैयारी के साथ आपको वापस लौटना है। इस जज्बे के साथ हम लोग इस समय, इस पूरे समय में काम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि एक रीसेट बटन हुआ है और अब हर चीज अलग अलग तरीके से हो रही है। हम बहुत सारी चीजों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि आईसेक्ट ग्रुप ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, ट्रेनिंग और ई गवर्नेंस को लेकर काम करता है। सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें
तो आप देख रहे हैं कई सारे मजदूर हैं, गरीब लोग हैं जो एक वक्त अपने शहर से निकले थे, अपने गांव से निकले थे शहरों की, और वो वापस जा रहे हैं। इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कुछ संभव है आगे भविष्य में। आप कैसे देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का भविष्य? वहां के लोगों को किस तरह से और काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, कैसे वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि इस समय हर लेवल पे इस बिंदु पे चर्चा हो रही है। हम ये देखते हैं कि अगर क्राइसिस से पहले का समय देखा जाए तो भारत भर में जो इंडस्ट्री और जॉब देने वाले क्लस्टर हैं, वो कुछ ही जगहों पे सिर्फ सीमित रह गए थे। इस कारण हमारे सामने बहुत बड़ी एक पलायन की स्थिति, या जो अर्बनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक आ गई थी। आप ये जानते ही हैं कि हमारे जो कुछ शहर, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहर, अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा वो बढ़ गए थे, और बहुत सारे लोगों का प्रवास वहां पे होता था, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कुछ ही पॉकेट्स में रहते थे। पर अब हमारे सामने, देश के सामने, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जब बड़ी मात्रा में माइग्रेंट लेबर वापस अपने अपने घर पहुंचा है, तो क्या हम दो चीजों को जोड़ के देख सकते हैं। एक तो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो नारा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और दूसरा हमारा एक पुराना विजन की मेक इन इंडिया और मेक इन रूरल इंडिया। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो एक रूरल इकोनॉमी में जॉब्स देने वाली छोटी छोटी इकाइयों, सूक्ष्म और लघु उद्योग जिनको हम बात करते हैं, क्या उनको रेवोल्यूशनाइज किया जा सकता है, जिससे कि अब वहां पे जो वर्कर्स पहुंचे हैं, अब वहां पे जो एडिशनल हैंड्स पहुंचे हैं, उनको वहीं पे काम मिले। और उसमें से मुझे लगता है कि अगर हम इसको कर पाए तो हमारे सामने दो अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक तो हमें ये जितने वर्कर्स आए हैं उनके स्किलिंग, उनकी ट्रेनिंग, और उनको इस नए परिवेश के हिसाब से काम देने के लिए ट्रेन करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि शायद उनको एक नए ऑक्यूपेशन के लिए ट्रेन करना होगा एज कंपेयर टू कि वो पहले जो करते थे। और दूसरा, वो जब वापस आए हैं तो उनके परिवार का भी एक तरीके से डिपेंडेंस उसी जगह से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करके दे सकें, इस पे भी ध्यान देना होगा। तो इसमें स्किलिंग और ट्रेनिंग का भी एस्पेक्ट है, और इसमें एक ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी एस्पेक्ट है। मैं समझता हूं कि अगर हम कुछ हद तक भी, अगर 40-50% तक भी इसको करने में, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी आपसे एक सवाल भी करना चाहता हूं इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने कहा है कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। स्किल और अनस्किल्ड लेबर बहुत संख्या में इधर से उधर गए हैं, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो, उनकी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कोई आपकी भी फ्यूचर प्लानिंग है इसके लिए? जी, हमारी प्लानिंग इसके लिए बिल्कुल चल रही है, और इसको हम इस बात से जोड़ के देखते हैं कि जब ये नॉर्मल या न्यू नॉर्मल ऑपरेशंस स्टार्ट होंगे, तो किन सेक्टर्स में हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, किन सेक्टर्स में एडिशनल मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हेल्थ केयर और हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग, और उसमें बहुत सारे ऐसे नए रोल निकल के आए हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो सभी एस्टैब्लिशमेंट्स और फैक्ट्रीज और इवन कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए कोविड मार्शल या सैनिटाइजेशन मैनेजर्स जैसी एक पोस्ट इस समय बहुत बहुत जरूरी है, और हजारों लाखों की तादाद में ये ट्रेन होंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमें इस क्राइसिस के साथ कम से कम आगे आने वाले मिनिमम 1 साल तक, और हो सकता है उससे ज्यादा तक भी इसके साथ रहना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे रोल्स निकल के आएंगे जिनकी ट्रेनिंग के लिए जरूरत है। हेल्थ केयर एक सेक्टर है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी दूसरा सेक्टर है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग एक तीसरा सेक्टर है। इसके साथ साथ हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी, जो हमारा एक कहीं शायद पीछे छूट गया था, उसको भी वापस स्कूल एजुकेशन सिस्टम में लाना, और जितने लोग वापस ग्रामीण भारत में आ गए हैं उनको भी इस बात की ट्रेनिंग देना, जिससे कि वो अपना खुद का एक माइक्रो एंटरप्राइज, जिसे एक शब्द कहते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज खड़ा कर सकें, और वो अपने ही तौर पे पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनेबल हो।
तो आप बिल्कुल सही हैं, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इसमें रोल होगा, पर किन सेक्टर्स में ट्रेनिंग देनी है उसको समझना होगा और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब आप देख सकते हैं, एक शिक्षाविद भी आप हैं और आप बेहतर समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से अब चेंज हो रही है। आज के दौर में देखें तो ई लर्निंग, ई क्लासेस शुरू हो गई हैं और अब आगे भी हमें ना जाने कितने वक्त तक इस तरह से पढ़ाई पहुंचानी पड़ रही है, या और हमें फ्यूचर में भी इस तरह से काम करना होगा। आप क्या मानते हैं, शिक्षा को लेकर जो बदलाव किए गए हैं अभी तक, क्या वो काफी हैं या फिर आने वाले समय में हमें और बदलाव करना होगा ताकि ये बच्चों के लिए भी थोड़ी सहूलियत रहे? जी, मुझे लगता है कि एज अ कंट्री ऑन द होल हम टेक्नोलॉजी का जो पूरा पोर्शन था उसको शायद एक इनर्शिया, एक चौथे या पांचवें पायदान पे हम उसको देखते थे। वो बहुत जरूरी था, पर बहुत जरूरी पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था। पर एक क्राइसिस होने के बाद ये एक तरीके से एक्सिलरेट हो गया है। अब हर व्यक्ति, हर इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग भी, जैसे माता पिता हैं जो, या इंडस्ट्री है जो हायरिंग करती है, सभी लोग टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं। तो अब क्राइसिस ने एक ये चीज बड़ी की है कि ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एक्सेसिबल और उसके चलते जो माइंडसेट चेंज होना चाहिए था वो माइंडसेट चेंज कर दिया है। अब मैं एग्जांपल दूं, जैसे हमारे यहाँ पे भी हमने ये प्रण किया था कि हम अपने जो फिजिकल क्लासेस होते हैं उस शेड्यूल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो विद इन 1 वीक ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन, 23 मार्च को हम शुरू हुए थे लॉकडाउन में, और 31 मार्च को हमारे सभी विश्वविद्यालय और सभी सेंटर्स में ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट करवाई थी, जो कि एक फिजिकल वर्ल्ड में जैसा टाइम टेबल चलता है वैसे ही वो क्लासेस भी चल रही थी। और हमने ये देखा कि डिजिटल को सिर्फ टीचिंग लर्निंग में ही नहीं, आगे चल के डिजिटल पूरी वैल्यू चेन में हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो काउंसलिंग के लिए भी हमें डिजिटल बनना पड़ेगा, जो हम बने, और हम अब पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ असाइनमेंट्स और अन्य जो क्लासेस होते हैं उसके लिए भी डिजिटल होना पड़ेगा। असेसमेंट, एग्जामिनेशंस और बीच में जो असेसमेंट्स होते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, उनके लिए भी हमें डिजिटल होना पड़ेगा। यहाँ और यही नहीं रुकते हुए इवन ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव्स तक हम लोग आ गए हैं कि हमें प्लेसमेंट्स के ड्राइव्स को भी और इंटर्नशिप्स को भी ऑनलाइन लेके जाना होगा। तो हम ऑलरेडी लगभग 5 प्लेसमेंट ड्राइव्स पिछले 1 महीने में करवा चुके हैं, और इंटर्नशिप ड्राइव्स भी हमने करवाई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस समय इंटर्नशिप्स और हायरिंग भी फोकस कर रहे हैं। तो ई लर्निंग एट अ कोर मुझे लगता है कि अब ये वे ऑफ लाइफ बनेगा। हमारे यहाँ पे जितने ट्रेनर्स और फैकल्टी हैं, इवन सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो पहले टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं थे, आज कंफर्टेबली वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बहुत अच्छे लेक्चर्स ले रहे हैं। और हमने ये देखा है कि अटेंडेंस हमारी ऑनलाइन वर्ल्ड में अटेंडेंस बढ़ी है, बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स आगे आए हैं और इस पूरे एफर्ट को उन्होंने सराहा भी है। तो ये एक तौर पे एक और ये बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन लर्निंग कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं बनेगी फिजिकल और फेस टू फेस लर्निंग की, बट कुछ परसेंट अब टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन वर्ल्ड में ही रह जाएगा, इवन व्हेन वी कम बैक टू द नॉर्मल, न्यू नॉर्मल वर्ल्ड। एक चीज और है सिद्धार्थ जी, आप देखिए, क्योंकि ई गवर्नेंस को लेकर भी आप काम करते हैं और आपका ग्रुप काम करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो योजना या वो सुविधा जो आम नागरिकों के लिए होती है, सरकार उसे पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करती है। और अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं या सुविधाएं ऐसी होती हैं जो आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भी अब एक बूम का वक्त आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को हमें ऐसे ही उन तक सुविधा और जानकारी पहुंचानी होगी। तो ये भी हमारे लिए एक चुनौती और चैलेंज के रूप में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैंने जैसा बताया, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जो रेट है वो अक्रॉस द सेक्टर्स एक्सिलरेट हो गई है। तो वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ई गवर्नेंस हो, या अन्य कोई भी सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हर जगह काफी बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है और आगे भी इस रेट को एक्सिलरेटेड ही देखा जा रहा है। अगर ई गवर्नेंस की हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप और ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके अंतर्गत
जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पे बैंक की ब्रांचेस नहीं होती हैं, वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन कियोस्क या बैंकिंग कियोस्क खोले जाते हैं, जो कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज ग्रामीण इलाकों में प्रोवाइड कराते हैं। तो आईसेक्ट जो कि एक सोशल एंटरप्राइज है और हमारे सभी जो काम है वो सामाजिक उद्यमिता पे आधारित हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में देश के टॉप 3 प्लेयर्स हैं और ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में फाइनेंशियल इंक्लूजन कियोस्क खोलने का काम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बहुत अन्य राज्यों में हमारे लगभग 3,500 कियोस्क हैं जिनको हम मैनेज करते हैं और ये सभी कियोस्क बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी हो जाता है सिद्धार्थ जी। जैसा आपने बताया कि बैंकिंग के जो काम है, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि बैंकिंग के काम में ही हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल भीड़ से हमें बचना है और बैंकिंग के काम में बहुत लोग चले जाते हैं, तो ये फायदे का सौदा होगा आने वाले वक्त में अगर इसको हम बढ़ावा देंगे तो और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरा वर्टिकल पूरे लॉकडाउन के समय, क्योंकि एसेंशियल सर्विस में आता है, इसने काम किया। ग्रामीण इलाकों में जो भारत सरकार जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलती है, वो पैसा इन खातों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में देने का काम इन्होंने किया और लगातार ये दिन रात काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सर्विसेज और जो बेनिफिट्स भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रामीण इलाकों में पहुंचाने का जो काम कर रहा है, उसमें ये अहम और महत्वपूर्ण लास्ट माइल कड़ी है जो कि इस काम को पूरा कर रहे हैं। जी, आज की कुछ बातें भी हैं जो अभी हमें हाल फिलहाल क्षेत्र में देखने को मिल रही है, हर राज्य में देखने को मिल रही है। मजदूर भी सड़कों पर चलते हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए भी कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग भी मदद के लिए आगे आए। हम तो सभी से अपील यही करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्योंकि कई जगह हमने तस्वीर देखी है कि किसी को खाना नहीं मिलता है, कोई भूखा है, तो उन तक मदद पहुंचे, लोग आगे आए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नो डाउट इस क्राइसिस का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, तो जितना भी हम लोग इसमें इस समय काम करें, जितना भी राहत या रिलीफ का काम करें, वो कम ही पड़ेगा। मेरी तो सिर्फ ये अपील है और जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी डे 1 से एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सक्षम है अपने अपने लेवल पे, उसको इस समय अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिबाउंड करने के साथ साथ अपने आसपास के समाज में होने वाली ये जो चेंजेस हैं उसको भी सपोर्ट करने के बारे में लगातार सोचना चाहिए। इनफैक्ट इस समय एक लीडर, क्योंकि आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं, इस समय आप अपने समाज, अपने पूरे जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोग यही अपील करेंगे कि इस पूरे काम में, और एक तरीके से अगेन ये पूरा जो क्राइसिस चल रहा है उसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन आप कर पाएं और किसी भी फॉर्म कर पाएं, वो सभी लोगों को करना चाहिए। हम अपने लेवल पे मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। एक और जहां पे सीएम रिलीफ फंड्स में हमने कई स्टेट्स में कंट्रीब्यूशन किया, वहीं दूसरी ओर जो समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको भी हमने सपोर्ट किया और साथ ही साथ अपने डायरेक्ट लेवल पे भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बड़ी मात्रा में हम, वो भले ही सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, खाना खिलाने की बात हो या राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, और इस समय हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक तबका हमारे स्टेट से और हर स्टेट से क्रॉस हो रहा है, ये सबका सफर में है और हृदय विदारक कुछ कुछ पिक्चर्स हैं, सभी लोग जानते हैं और इस समय सबका दिल इससे दुखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम इस पूरे जो ये क्रॉस हो रहा है हमारे स्टेट से, इसको हम जहां जहां राहत पहुंचा पाए, इसका भी हम काम इस समय कर रहे हैं और यही अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से करूंगा कि इस समय ये समय बांटने का समय है, ये समय राहत पहुंचाने का समय है और ये समय अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके मदद करने का समय है। और खुद प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से उतरी है इस लॉकडाउन के दौरान, भी बहुत स्थितियां खराब हुई हैं, देश ही नहीं पूरे विश्व की, उसे पटरी पर लाने के लिए पैकेज की भी घोषणा की है। आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से आप युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो भी इसमें अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, वो भी निराश ना हो, आने वाला वक्त अच्छा होगा? जी नहीं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि सब लोग अपने अपने अतीत में झांक के एक बार ये देखें कि आपने जो भी क्राइसिस
फेस की होगी अपनी लाइफ में, किसी ने भी कोई भी किसी भी तरीके की क्राइसिस होगी, आप लगभग ये पाएंगे कि उस क्राइसिस से आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में ही आगे उभर के आए हैं। तो ये भी एक तरीके का क्राइसिस है और एक तरीके का चैलेंज है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये चैलेंज सिर्फ आपका नहीं है, आप यू कैन से कि सारे ही लोग इसमें एक साथ सवार हैं। तो जब ये एकता की बात आती है तो एक शक्ति भी हमारे अंदर आती है कि नहीं, इस चैलेंज में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा देश है, इनफैक्ट इसमें हमारा पूरा विश्व इस चैलेंज से लड़ रहा है। तो एक साथ लड़ेंगे और इस चैलेंज को हरा के हम दिखाएंगे। जहां तक लौटने की बात आपने कही, तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि हमारा डेस्टिनेशन अब इस समय सिर्फ लौटना नहीं है। अगर लॉकडाउन 1 के बाद समस्या खत्म हो जाती तो हमारा डेस्टिनेशन सिर्फ लौटना होता, पर अब हमें लौटना ही नहीं बल्कि एक नए स्वरूप में एक नए प्लान के साथ लौटना है। तो रिटर्निंग के साथ साथ री इमेजिनिंग भी हमें करना होगा। और इस पूरी लौटने की प्रक्रिया में मुझे लगता है इमीडिएट फोकस रेवेन्यूज को रिकवर करने में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को रीस्ट्रक्चर करने में, उसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो आपने डिसीजंस लिए हैं उनको हर जगह अडॉप्ट करने में, और आगे चल के अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स और अपने समाज, इन पूरे स्टेक होल्डर में सामंजस्य बना के आगे चलने का वक्त हमारे सामने आएगा। बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वक्त आया है कि अब हमें यहाँ से रिवाइव करना होगा। हम जो चीज पीछे छोड़ गए हैं उसे भूलकर नए सिरे से आगे बढ़ना होगा, और कोशिश यही है कि यूनिटी के साथ काम करें। आप जैसे लोग भी लगातार लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाएं ताकि सभी मोटिवेट रहें और इस परेशानी से बाहर निकलने में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमसे बात करने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।